अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद अब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अब जो फिगर है वो चीन के मुकाबले ज्यादा हो चुका है। वही चीन की जहां से इस वायरस के फैलाव का आगाज हुआ था। ऐसे में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और मार्केटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है या हुकूमत को एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? इस पर हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे। दूसरा ये कि पेट्रोलियम डिवीजन के निशानदही के ऐन मुताबिक मुल्क में पेट्रोल का बहरान आ चुका है। शहरियों को अव्वल तो पेट्रोल पंप से मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ रहा है और अगर कहीं मिल भी रहा है तो वो भी महंगे दामों। अब वजारत तवानाई के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि मामला कुछ और है कि पेट्रोल की जो किल्लत है वो फौरी तौर पर देखने को मिली उस वक्त जब पेट्रोल की कीमतें किसी हद तक नीचे गई। उधर LOC की कशीदा सूरत हाल पर DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि किसी भी भारतीय फौजी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे, लेकिन भारत है कि एक तरफ पाकिस्तानी सिफारतकारों को तंग करने में मसरूफ है तो दूसरी तरफ LOC पर निहायत तेज शहरियों को निशाना बना रहा है। लेकिन क्या भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब। अमीर बहुत प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्जियाकार और सहाफी नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सहाफी तज्जियाकार अजहर उम्मी साहब और एंकर पर्सन तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। गालिबन वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी सूरत हाल जो है वो मजीद हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक होती चली जा रही है और आज जो फिगर सामने आए हैं उसके मुताबिक कोरोना के 4688 नए केसेस सामने आए हैं और बदकिस्मती से 82 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अब हुकूमत ने जो मार्केट्स खोली थी वहां पर पाबंदियां लगाने के हवाले से भी एक्शन ले लिया है। यहां तक कि जो दुकानदार SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अब उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी। क्या ये काफी है? ये सवाल हमारा ये है कि अब सूरत हाल के पेश नजर मुल्क में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर रही हूँ, बताइएगा हमें 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज भी ये डिबेट हुकूमती सतह पे आ रही है और उसका इजहार भी कर रहे हैं कि अमवात बहुत कम हुई हैं। यानी कि ये बात आज शिबली फराज साहब ने फरमाई कि अमवात बहुत कम हुई हैं। अब देखें इसका क्या जवाब है, इस रवैये का, इस एटीट्यूड का, इस ज़हनी सोच का कोई जवाब है किसी के पास? या अमवात अभी कम हुई हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है कि पहले दिन से ये अमवात की तलाश में क्यों हैं। क्या इनको इंसानों की ज़िंदगी का एहसास नहीं कि जो इस लोग को बन रहे हैं इसका निशाना, क्या वो इंसान नहीं, वो किसी के भाई, बाप, बेटे, बहन या माँ नहीं है? ये क्या बातें कर रहे हैं? मैंने इतनी क्या है, मैं लफ्ज़ मुनासिब इस्तेमाल करना चाहता हूँ इसलिए मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। यानी वो कह रहे हैं अमवात अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। आज का स्टेटमेंट है। अमीर, इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आऊंगी कि सिचुएशन हम देख रहे हैं बहुत तशवीशनाक होती चली जा रही है। हमें जाना चाहिए 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ? देखिए, आप जैसे कह रही हैं कि सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, तो अगर तशवीशनाक हो रही है तो स्ट्रैटेजी तब्दील करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब लॉकडाउन खोला हुकूमत ने, उस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन को फॉर द इनडेफिनिट पीरियड, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन को जारी रखा जाए। तो मैं उस वक्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ था और मेरी राय ये थी कि चूँकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन खुल चुका है और लॉकडाउन ख़त्म होने के साथ साथ पूरी दुनिया में मईशत को साथ साथ बहाल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी ये होना ज़रूरी है और पाकिस्तान में होना चाहिए। अच्छा, अब चूँकि सूरत हाल अगर ज़्यादा तशवीशनाक हो रही है तो इसके ऊपर दोबारा से असर नौ गौर करने में कोई हर्ज नहीं है। ना हुकूमत को किसी तरह से स्टबर्नेस का मुजाहरा करना चाहिए, ज़िद का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर हमने लॉकडाउन खोल दिया तो हमने खोले रखना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि लॉकडाउन खोलने से बहुत ज़्यादा वायरस जो है ये वायरल हो रहा है तो इसको दोबारा से पॉलिसी को रिविजिट किया जा सकता है। ये भी हो सकता है ज़रियाब के लॉकडाउन पीरियडिकल बना दिया जाए। अच्छा, यानी हर महीने के बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन मसलन, या हर 3 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन, या हर हफ्ते के बाद 2 दिन का लॉकडाउन, कोई पीरियडिकल लॉकडाउन का सिलसिला भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल आप बंद कर दें मुल्क जब तक सूरत हाल काबू में नहीं आती, तो सूरत हाल काबू में नहीं आएगी। देखिए, इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको गुज़श्ता 5-7 दिनों में जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें याद नहीं पड़ता कि हम किससे मिले हैं। हम इतना मोहतात होकर जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम पिछले 3-4 माह से कोशिश करते हैं कि हफ्तों घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन हमें याद नहीं पड़ता कि हम किस जरूरी काम के लिए बाहर निकले और हमें वायरस हो गया, हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये अब इस तरह फैल रहा है, लिहाजा ना आप गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुल्क को बंद कर सकते हैं और ना ही अगर हुकूमत ने लॉकडाउन खोला तो इसके ऊपर जिद रखी जा सकती है कि बस अब इसको खोला ही रखना है। तो एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कोई हर्ज नहीं है अगर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन फिर ये वो लॉकडाउन ना हो जैसे पहले लॉकडाउन था। देखिए, हमारी मईशत में मैं बार बार कह रहा हूं कि एक कुशन है, एक जब्त है एक हद तक। अगर आप ज्यादा इम्तिहान लेंगे मईशत का, लोगों का, तो फिर वो जवाब दे जाएगा। लॉकडाउन अगर आपने करना है तो फिर ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए जो कर्फ्यू के करीब करीब हो, ताकि बिल्कुल ट्रांसमिशन रुक जाए। अगर आप ऐसा लॉकडाउन करेंगे कि साथ साथ ट्रांसमिशन भी हो रही है, वायरस ट्रांसमिट भी हो रहा है और लॉकडाउन भी है, तो फिर उस लॉकडाउन से लोग सफर करेंगे मुआशी तौर पे, वायरस रुकेगा नहीं। तो ऐसा लॉकडाउन अगर लाना है तो वो तो मुनासिब है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन मेरा ख्याल है आप उससे लोग ज्यादा सफर करेंगे मुआशी तौर पे, लेकिन वायरस के हवाले से कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी डुएबल है तो हमें इसकी तरफ जाना चाहिए? जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है जनरल साहब, बताइएगा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि हमें 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मेरे बात से कि ये स्ट्रेटजी किसी भी वक्त रिवाइज की जा सकती है, क्योंकि आप तजर्बे से ही बाज मामला को सीखते हैं। लेकिन आप यूं देखिए कि लोग जो एक गैर यकीनी, उनको बेयकीनी है, यानी लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें तो कोरोना वायरस नजर नहीं आ रहा, कहीं कहाँ पे है, कोई कैविटी नहीं देखी। अगर आज 92,000 के करीब लोग आपके बीमार हैं तो आप याद रखिए कि ये 21-22 करोड़ की आबादी है। सो नेचुरली दुनिया को हर तरफ वो नजर नहीं आएंगे। तो उसमें जरूरत यही थी कि लोगों को जबरदस्ती, उनको यकीन आता है या नहीं आता, उनको कंस्पिरेसी थ्योरीज पे ज्यादा यकीन है, जो भी है, आप उनको सख्ती से एहतियाती तदाबीर की तरफ माइल करें। अगर आप लॉकडाउन कर भी दें तो एहतियाती तदाबीर पे ट्रेनिंग भी होगी, उसके ऊपर उनको आदी करना, उसके ऊपर उनको इम्प्लीमेंटेशन वो चीज का करना, वो कहाँ होगा? वो घरों में बैठ जाएंगे। तो अब स्ट्रेटजी में जो तब्दीली आई है, जो आज काम हुआ है, वो ये है कि हुकूमत ने उन मार्केट्स को जहां एहतियात नहीं बरती जा रही उनको सील कर दिया। बड़ी मार्केट्स को और को सील कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर पुलिस और लोग चेक करने वाले मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके लोग लगे हुए हैं, और मैंने देखा कि वो रक्शे और कारों के उनके टायरों में से हवा निकाल देते हैं जो लोग मास्क नहीं पहन के फिर रहे। बात को उन्होंने बाहर निकाल के तो खड़ा भी किया हुआ है। तो मकसद कहने का ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की पहले एफर्ट की ही नहीं गई। अगर मिसाल के तौर पे ये 2 हफ्ते के बाद भी आपकी वबा इसी तरह चलती रहती है, पहली भी है 2 हफ्ते का लॉकडाउन आप कर लेते हैं, तो फिर आप करेंगे क्या? फिर लोगों को आदी करना इस काम का कि भाई तुम अपने मुंह पे मास्क पहनो, अपने ग्लव्स पहनो। उनको नजर नहीं आता हर किसी को। ये अब बात यह है कि जैसे मैंने कहा, अगर 92,000 लोग बीमार हैं इस पूरे 21 करोड़ की आबादी में, तो आपको ऐनी शाहिद तो नहीं मिलेंगे ना। आप जब यकीन करेंगे उस वक्त आप खुद अस्पताल में पहुंचा होगा बात। तो ये तो जबरदस्ती लोगों से इम्प्लीमेंटेशन करवाने का किस्सा है जो शुरू हो गया है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यहाँ भी एक इलाके को आके तो वो सील कर गए हैं, वहां पे उन्होंने पैरा बैठा दिया दोनों तीनों तरफ और लोगों को बंद कर दिया। तो बात यह है कि अब अगर सख्ती करेंगे तो एहसास पैदा होगा, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लोग आएंगे। सही, मतलब आप कहने की बात सिर्फ लॉकडाउन लगाने के हद तक महदूद ना हो, बल्कि इंतजामिया इस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाए। असल चीज तो वो है, ठीक है, कि जब आप खुद एहतियात नहीं कर रहे, करनी तो एहतियात है ना। आप लॉकडाउन भी इसीलिए लगा रहे हैं कि लोगों का मेल जोल ना हो, इकट्ठे ना हो, जमघटा ना करें, एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। तो वो जब जिंदगी पूरी तो नहीं ये किया जा सकता ना कि साल का लॉकडाउन हो जाएगा, 2 हफ्ते भी कर लें तो फिर भी अगर मसला रहता है क्या करेंगे आप? ठीक है। तो लोगों को इस काम पे लगाना है कि भाई अपनी एहतियात करो अपने, और वो इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू हुई है और मेरा ख्याल है कि इसके नताइज बेहतर हो। चलिए, इफ्तिखार अहमद साहब दोबारा से हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब इजाजत दीजिएगा माज़रत के साथ। इफ्तिखार अहमद साहब, मैं चाहूंगी आप अपना तबसरा मुकम्मल कर सकें। पर मेरा तबसरा तो कोई नहीं है। जिससे मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था, ये कहते हैं अब महीनों तो घरों में नहीं रहा जा सकता, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सर, लाखों लोगों को आप एक छोटे से मुकाम की तरफ धकेल भी तो नहीं सकते ना। ये भी तो सोचना होगा, ये भी तो हुकूमत का फैसला है ना कि उन लोगों को उधर अभी तक तो कोई नहीं गया। एक आदमी एंटर नहीं हो सकता सवात में और नरार में बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए हुए।
लेकिन अगर आप उठा लेंगे तो लाखों लोग जाएंगे। तो कितना बड़ा नारान है और कितना बड़ा सवात है और कौन सा वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज मौजूद हैं, इस पे सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। हर चीज़ का फ़ायदा आप उस आदमी को मत दे जो मास्क पहनने को तैयार नहीं है। येस्टरडे आई हैव सीन वन फोटोग्राफ इन द प्रेस टुडे। वो आदमी कुछ लोगों के साथ जा रहा है, उसके दाएं और बाएं जो लोग उन्होंने मास्क पहना हुआ है, हमारे वज़ीर आज़म ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो आप क्या लोगों को तरबियत देना चाहते हैं? तरबियत होती है ना टॉप से। तरबियत तो ये है कि मैं मास्क नहीं पहन रहा, मेरे राइट और लेफ्ट जो जा रहे हैं बंदे वो मास्क पहन रहे हैं। तो मैं इस पर और तबसरा नहीं करना चाहता। रज़ा रोमी साहब, यकीनी तौर पर बेहद ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि आवाम से एहतियात की अपील करते हैं, उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें जाना चाहिए 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ? देखिए, बात यह है कि अगर 2 हफ्ते से ये मसला किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा तो क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। क्योंकि अभी जो सबसे खतरनाक बात है कि आदादो शुमार ये बताते हैं कि 93% जो फैल रहा है ये वायरस, ये बेसिकली कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी कि अब ये हमारी जो मोहल्ले हैं, हमारे मुख्तलिफ शहर हैं, उसमें ये तेज़ी से ऑलरेडी फैल चुका है और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। यकीनन आपके भी इल्म में होगा, मेरे अपने कई दोस्त, कई फैमिली में जो लोग हैं वो अब इसका शिकार हैं और लड़ रहे हैं इस मूजी वायरस से। तो बात यह है कि ये तो घर घर की अब एक कहानी हो गई है कि जब भी लोग कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं और उनको इसका जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक संगीन मामला है और इसको हल करने के लिए मुख्तलिफ लेवल्स के इकदाम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ लॉकडाउन ऐलान कर देने से कुछ भी नहीं होगा। वो अगर जब पहले की तरह का लॉकडाउन करना है तो फिर ना ही करें, बेहतर है। लेकिन देखिए, अभी आपके इल्म में होगा कि दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। मसलन मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क स्टेट में। यहाँ पर जो है लॉकडाउन में काफी हद तक नरमी आ गई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी पब्लिक जो गैदरिंग्स हैं और जहाँ पे लोग जमा होते हैं वो उनके ऊपर पाबंदी है। जो मुख्तलिफ चर्चेज हैं वो अभी तक नहीं खुले, कम्युनिटी सेंटर्स जो है वो बंद हैं, मॉल्स जो हैं उनके ऊपर वो बंद है। छोटी दुकानें उन्होंने खोल दी हैं जो कि हिदायत पे अमल करेंगे, लेकिन बड़े बड़े जो मॉल्स हैं जहाँ पे सैकड़ों या हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं वो इस वक्त तक बंद हैं। इस वजह से इस तरह के इकदाम होने चाहिए एक बाकायदा पॉलिसी के तहत, जहाँ पर आप लोगों की हिफाजत को सबसे अवलीन मकसद रखें रियासत का, ना ये कि अपनी उससे जान छुड़ा लें या जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाएं। और इफ्तिखार साहब ने जो बात कही, मैंने ये पहले भी यहीं इसी व्यूज मेकर्स में ही कहा था कि जब हमारे वज़ीर आज़म साहब मास्क नहीं पहनेंगे या और आला ओहदेदार जो हैं वो चाहे वो कैबिनेट के हों या रियासत के हों, अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो लोगों को कैसे इसकी सीरियसनेस का जो है वो अंदाजा नहीं होगा और लोग कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लोगों के लिए आपको रोल मॉडल भी बनना पड़ता है और जिसे कहते हैं कि यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। और जब आप खुद ही उसको कहेंगे कि नहीं इसके, जैसे अभी आपने शिबली साहब की बात कही कि बात बहुत कम होती है, पहले कहा गया था कि 1-2% को होगा, बूढ़ों को होगा, जवानों को नहीं होगा। गर्मी आएगी, देखिए हमारे वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था कि गर्मी आएगी तो वायरस जो है वो कम हो जाएगा। ये ट्रंप ने भी यही बात कही थी, लेकिन गर्मी आ चुकी है, जून का महीना है और रेट जो है इन्फेक्शन का वो और ऊपर जा रहा है, ग्राफ जो है, और अभी तो बड़े कम टेस्ट होते हैं। इसलिए हमें मुख्तसर ये कि रियासत को ही इसमें अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अंजाम देना होगा, क्योंकि अवाम पर हमने जिम्मेदारी डाल के देखी थी ईद के दिनों में जब ये लॉकडाउन खत्म किया गया था। सूरत हाल हमने देख ली कि किस तरह से SOPs की खिलाफ वर्जी की गई और अभी भी मामला जूं का तूं है। सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब। मैं इफ्तिखार भाई की बात से बात शुरू करूँगा कि जहाँ पे हुकूमत होती है और जहाँ पे बड़े ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जब वो इस तरह की बात करेंगे कि अमवात बहुत कम हुई हैं, तो एक मैसेज यही जाता है कि शायद कोई मामला नहीं है, कोई बात बिगड़ने वाली नहीं है, तो डेथ रेट बहुत ही कम है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला। इन्होंने लॉकडाउन भी किया,
इन्होंने प्याज भी खाई, इन्होंने दूसरे मामले भी चल रहे हैं साथ साथ। तो मसला ये है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। लॉकडाउन अब मुझे मसले का हल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह का लॉकडाउन पाकिस्तान में हुआ है उसकी धज्जियाँ सब लोगों ने बिखरते हुए देख ली हैं। तो लॉकडाउन मसले का हल नहीं। हाँ, आज मैंने देखा है कि आज इवन इन्होंने जो सबसे बड़ा इस्लामाबाद का यूटिलिटी स्टोर है उसको भी SOPs पे अमल ना करने पे, जो कि एक हुकूमती इदारा है, उसको भी सील कर दिया। तो इनको सख्ती करनी पड़ेगी एक एक बंदे के ऊपर। जो लोग रोड के ऊपर जा रहे हैं, अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ या लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे, वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती करें। क्योंकि मैं अमीर की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मसला ये कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो सारे के अपना एहतियाती जो तदाबीर उन पर अमल कर रहे थे, लेकिन उनको भी कोरोना हो गया। अभी आप देख लें कि कराची में एक MQM के रहनुमा, उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। अभी पिछले दिनों मालिक साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था जिसमें डॉक्टर साहिबा आई थी, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, उनका बेटा डॉक्टर था, और उन्होंने इतनी एहतियात की, उसके बावजूद उस बच्चे की डेथ हो गई। तो बात को ये समझने वाली है, ना तो बात ये आवाम को समझ आ रही है और ना ही बात ये हुकूमत को समझ आ रही है। दोनों को इस वक्त समझ बूझ के चलना चाहिए, क्योंकि इस वबा के साथ हम मिल के जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। हुकूमत जो है वो पाबंदियां लगाए, जो SOPs हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल करे, और खुदारा आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसको सीरियस लेना शुरू करें। जो लोग कहते थे कि क्या आपने किसी को कोरोना होते देखा या कोरोना से मरते देखा, आज उनके अपने घरों में कोरोना के मरीज मौजूद हैं, कोरोना से उनके अजीज़ों की डेथ हो रही है। तो ये मामला बड़ा सीरियस है, इसको गवर्नमेंट को फिर दोबारा से बैठ के अपना रीप्लान करना चाहिए, इसको रिविजिट करना होगा कि किस तरह से अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते भी हैं तो अब जो हमने पहले गलतियां की हैं वो हम दोबारा ना दोहराएं। जहां जहां पर इंतजामिया इस तरह से अमल दरामद नहीं करवा सकी सख्ती से जैसे कि करवाना चाहिए था, अब खुदारा उस तरह से आप अमल दरामद करवाए। और आवाम के लिए भी बारहा यही गुजारिश है आपसे कि खुशकिस्मती से अगर हमारे यहाँ अमवात की शरह चीन के एतबार से किसी हद तक खासी तौर पर कम है, लेकिन हमें फिर भी एहतियात करनी है। आगे बढ़ते प्रोग्राम में बात करते हैं पेट्रोल के हवाले से। इसकी कीमतें तो हो गई, आवाम को खुशखबरी भी मिल गई, लेकिन बदकिस्मती से आवाम को खबर मिली, आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मुल्क भर में पेट्रोल कीमत में कमी के बाद अब ये जो पेट्रोल है वो किसी हद तक खासा नायाब हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह से खबर हम देख रहे हैं, जितने भी तमाम बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, पेशावर समेत इस्लामाबाद, यहाँ पर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर या तो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, और अगर वहाँ पर पेट्रोल मौजूद है भी तो वो भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। अब मुल्क के कई शहरों में चूंकि पेट्रोल की वाज़ेह कमी सामने दिखाई दे रही है, क्या इस बहरान का जिम्मेदार हम हुकूमत को ठहरा सकते हैं? अमीर, आप समझते हैं कि इस बहरान के जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने तो पहले ही खदशा जाहिर कर दिया था? जाहिर बात है हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार है। देखें, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में कोई तेल के कुएं हैं जिन कुओं पे जाके किसी ने ढक्कन रख दिए और वो कुएं बंद हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है। या लोग डोल भर भर के घर लेके जा रहे हैं, कोई तेल पी तो नहीं रहा पाकिस्तान में ना। जाहिर बात उसकी कंजम्पशन वही कंजम्पशन है जो हर माह और रोजाना की बुनियाद पर होती है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ती हैं 30 या 31 तारीख को, जिस महीने की तारीख दिन 30 है उसको 30 की रात को बढ़ेंगे, वरना 31 है तो 31 की रात को बढ़ेंगे। अब अगर किल्लत होना थी तो वो 29, 30 और यकम या 2 इन 3-4 दिनों में किल्लत अगर हो तो समझ में आ सकती है कि अगर कीमतें कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं तो अमूमन पेट्रोल पंप्स वाले वो अपनी डिमांड सप्लाई के मुताबिक या कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से कम पेट्रोल मंगवाते होंगे। आज हम 4 जून पे खड़े हैं, आज तो कोई जवाब नहीं बनता ज़रियाब पेट्रोल की किल्लत का। अगर आज 4 जून को भी पेट्रोल की किल्लत है तो सरीहन 110% नाअहली है ये वजारत पेट्रोलियम की। और पेट्रोल में वैसे उम्र ऐसा होता नहीं कि लोग स्टॉक कर लेते हों, क्योंकि इसके स्टॉक करने के जाहिर बात है उतना आसान नहीं है कि लोग निजी तौर पे यानी घरों में या कोई और इनफरादी तौर पे लोग पेट्रोल को स्टॉक करते हो। और पेट्रोल पंप्स वालों के पास भी जो स्टॉक करने की जगह होती है वो भी महदूद होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई स्टॉक हो गया अचानक और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई और सप्लाई जो है वो डोमेस्टिकली कम हो गई है। अब जो हम ऑर्डर्स जो यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पेट्रोल के इंपोर्ट ऑर्डर्स पुट करती है, ये वहां पे किसी किस्म की कोई कमी या नाकामी नजर आ रही है कि डिमांड को सामने रखते हुए उतने ऑर्डर्स पुट नहीं किए गए। तो ये तो सरियन हुकूमत की नाकामी है और कोई जिम्मेदार इसका नहीं हो सकता। इफ्तिखार साहब, वज़ारत तवानाई तो ऑलरेडी इंडिकेट कर चुकी थी ना कि आने वाले दिनों में खदशा पैदा हो सकता है, किल्लत या का बहरान हो सकता है, कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है। तो फिर ये जिम्मेदारी भी आप हुकूमत पे डालेंगे कि अगर आपने खदशा जाहिर कर दिया था तो पूरा भी तो आप ही ने करना है आवाम की ज़रूरियात को। नहीं, आमिर इतना अच्छी बात की है। मुझे बताएं कि पेट्रोल मंगवाता कौन है? और बात यह है कि पाकिस्तान जो PSO है
स्टेट ऑयल है, वो वहाँ पे पंप्स के ऊपर पेट्रोल है। जो प्राइवेट फर्में थी वो पेट्रोल बेचती हैं, जो अरबों रुपया प्रॉफिट कमा के बाहर ले जाती हैं, उनके पंप्स खाली पड़े। ये बहुत संगीन मामला है और ये वो मामला है जिसके लिए पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी कि वो तमाम माफियास, तमाम कार्टल्स, तमाम करप्ट लोगों को सीधा कर देगी। तो अब देखते हैं इस जो पेट्रोल माफिया कार्टल है तो इसमें कौन सीधा होता है और कौन सीधा नहीं होता। ये हुकूमत खुद ही सीधी हो जाती है। मुझे बस इतना ही कहना। सही। तो देखिए साहब, हुकूमत ने बहुत कुछ सीधा करने की कोशिश की है, फिर वो आटे का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, अब ये पेट्रोल की किल्लत। देखिए, ऑपोजिशन में रहते हुए तो ये बहुत आसान था कि कंटेनर पे खड़े हो जाना या तकरीरों में कहना कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, माफियाज हैं, मैं आ जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा। अब आपको आए हुए 2 साल हो गए हैं, हम फिर कहते हैं कि हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन बात है कि रिजल्ट नहीं सामने आ रहे। आवाम को रिजल्ट चाहिए। 2 साल गुजर गए हैं और 2 साल में आप देखें ये कोरोना आ गया, जिसकी वजह से अभी आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाएंगे। ना आप नौकरियां दे सकेंगे बल्कि आपको नौकरियां लोगों की लेनी पड़ेंगी। तो ये जो कार्टल्स हैं, ये माफियाज जो काम कर रहे हैं, अब ये किसकी जिम्मेदारी? अब ये अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई चीनी चोर है, कोई आटा चोर है, इनको पकड़े, इनको कटहरे में खड़ा करें, इनको सजाएं दिलवाएं। पेट्रोल में भी यही हो रहा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको फरावानी के साथ जो है वो मिलता रहता है, कोई उसकी कमी बेशी पेश नहीं आती। हाँ। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो उसकी कमी पेश आनी शुरू हो गई है। पीएसओ के पास पेट्रोल बिल्कुल मौजूद है। अगर प्राइवेट कंपनीज पेट्रोल आवाम को सप्लाई नहीं कर रही और आवाम को तकलीफ हो रही है, और ये वही आवाम है बेचारी जो हर दौर में पिसती है, नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये बिल्कुल वजारत पेट्रोलियम की नाकामी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की फरावानी जो है उसको जिम्मेदारी के साथ उसकी मौजूदगी और आवाम को डिलीवरी जो है उसको यकीनी बनाएं। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, किसी ने बाहर से आके ये नहीं करना, ये कोई अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल हुकूमत की और हुकूमत की जो वजारत है पेट्रोलियम की, उनकी जिम्मेदारी है कि बिल्कुल इस गर्मी में लोग पेट्रोल के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं। छोटे से काम के लिए कहीं जाना है, डब्बे लेके खड़े हुए, मोटरसाइकिल वाले बेचारे काम पे नहीं पहुंच सक रहे। एक तरफ तो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोग मुसीबत में फंसे हुए, ऊपर से इस गर्मी में ये जो पेट्रोल की क्राइसिस आ गए हैं, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ हो रही है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी और हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर इस मसले को हल करें। अच्छा, चूंकि इफ्तिखार साहब ने अपना टाइम कम लिया है, 50 सेकंड बच गए हैं, तो मैं जरा 20 तो आप हिस्सा डालना चाह रहे हैं? मैं जरा 20 सेकंड इफ्तिखार साहब के जो है वो ले लेता हूँ। देखिए, आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले, कोई 1 माह पहले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में माइनस में चली गई थी। यानी पेट्रोल बेचने वाले मुल्क वो पेट्रोल उठा के फिर रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। यानी इतना सस्ता हो गया था, पैसे देने पे तैयार थे, पैसे देने को तैयार थे कि भाई पैसे भी ले लो, पेट्रोल भी ले लो। जब ये हालत है, अगर उसके बावजूद अगर क्राइसिस पैदा हो जाए पेट्रोल का, तो फिर तुफ है ऐसे निजाम के ऊपर। और क्या कहना चाहिए फिर कि जहां पे देखे ना पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, तो समझ में आता है कि जी हुकूमत खरीद ही जवाब दे गई है, या हम बड़े सोच समझ के हमें ऑर्डर करना पड़ रहा है कि हम कितना मंगवाएं। जब पेट्रोल जो है वो माइनस में चला गया है, तो आपको तो 6 महीने का, अच्छा बल्कि ये बातें हो रही थी दुनिया में कि पेट्रोल खरीद लें जितना खरीद सकते हैं, अगले 6 महीने का स्टॉक कर लें। और कई मुल्कों ने स्टॉक किया भी, लेकिन उनके पास स्टॉक की कैपेसिटी खत्म होगी तो अब स्टॉक नहीं कर सके थे। तो कोई जवाब नहीं बचता इस वक्त के पेट्रोल का क्राइसिस पैदा हो। चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया, लेकिन मुझे लगा था कि वो 20 मिनट शायद मैं कहीं ना कहीं से अपना कमेंट ऐड करके पूरे कर लूंगी। रज़ा साहब, बताइएगा ये जो बहरान पैदा हुआ, ये जो किल्लत पैदा हुई, इसके जिम्मेदार आप हुकूमत को ठहराते हैं? देखिए, अगर हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जाहिर बात है कि अभी अमीर ने जिक्र किया कि दुनिया भर में ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी अर्जा हो गई थी कि वो बिल्कुल फ्री में मिल रही थी और या बहुत ही कम कीमतों पे थी। तो जब आपके यहाँ इतनी ज्यादा सप्लाई हो दुनिया भर में और यहाँ पर उसकी अगर किल्लत हो जाए, तो यकीनन जो निज़ाम है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। या भी जो माफियाज का जिक्र दिया, बहरहाल जो भी इसकी अंडरलाइंग रीजंस हैं और कई हो सकती हैं, मैंने इसको गौर से इन डेप्थ स्टडी नहीं किया, लेकिन ये एक मैनेजरियल और एक फेलियर है कि जहां पर आप एक जो है, चूंकि हम तो अक्सर अपना प्रोडक्ट जो है मोर और लेस सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं,
तो उसकी जो आगे तरसील है उसमें कहाँ कहाँ रुकावटें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। क्या कोई ज्यादा उसको शॉर्टेज करके पैसे बनाना चाह रहा है या एक ये वैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर है। देखिए ये जो सेक्टर है ऑयल एंड गैस वाला, ये खुद इसमें कोई हजारा किस्म की मसाइल हैं। इनके ऊपर कई बार बात भी हो चुकी है, इनके ऊपर बड़ी पॉलिसियां भी बन चुकी हैं, बड़े वादे भी किए गए हैं, लेकिन जाहिर बात है कि उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। और ये जो अभी हो रहा है ये बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट, चूंकि ये सारे फैसले जो होते हैं इसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है और उसके साथ जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि ये सप्लाईज को मैनेज करती हैं, ये उनका भी रोल होता है। लेकिन ये भी इनको रेगुलेट करना भी गवर्नमेंट का फर्ज होता है, जो हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्री है और ओगरा जो है और दीगर इस तरह के जो इदारे हैं वो एनर्जी सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो रेगुलेटरी फेलियर है बिल्कुल। और इसके ऊपर यकीनन ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पे एक्शन उठाना चाहिए, बल्कि किसी कोई तो शख्स हो कि उसकी जवाबदेही करके उसका एहतसाब भी होना चाहिए। जनरल साहब बताइए, है हुकूमत जिम्मेदार? देखिए, जो भी मुल्क में कोई अच्छा या बुरा होता है कहने को तो हुकूमत ही जिम्मेदार होती है, उनकी जिम्मेदारी है चीजों को रेगुलेट करना, ठीक करना, उस हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन कभी हमें अपने नेशनल कैरेक्टर पे भी सोचना चाहिए। जब भी कभी कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, कभी शॉर्टेज हुई है पाकिस्तान में, वेरी ट्रू। आपको एक रात पहले पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि पता होता है कि आज रात 12 बजे से दूसरी कीमत आ जाएगी और वो ज्यादा होगी। और जिस दिन ज्यादा कीमत अनाउंस हो जाती है, पेट्रोल वाफर होता है, आपको कोई नहीं रोकता। और आप कहें, उनसे लाख कहें कि जनाब ये पेट्रोल आपके पास पहले का पड़ा हुआ था, आप इसकी कीमत कैसे बढ़ा रहे हैं, ये तो आपको पुरानी कीमत पे देना चाहिए था, लेकिन वो कभी नहीं देते। पेट्रोल आज भी है, लेकिन आपसे ज्यादा कीमत वसूल करके पेट्रोल पंप वाला दे रहा आपको, जिससे आप मांगते हैं ओरिजिनल प्राइस पे वो नहीं दे रहा आपको। और यही हाल रिफाइनरीज का कि वो आगे नहीं चला रहे क्योंकि कीमत इस दफा बहुत ज्यादा कम किया। अगर 1 रुपया या 8 आने का कमी होती तो शायद आपको पेट्रोल मिलता है। असल मसला ये है कि आपने कीमत ज्यादा कम कर दी, वो मुनाफाखोर तबका सडनली अभी चक्कर में आ गया कि इतने पैसे सडनली हमें कम करने पड़ेंगे। जब वो ज्यादा कमा रहे होते हैं तो उस वक्त कोई मलाल नहीं, लेकिन जब ये कम हुआ है तो मार्केट आपके सामने है। बात यह है कि हुकूमत कुछ करेगी, लेकिन ये मुनाफाखोर जब तक इनके मिजाज दुरुस्त नहीं होंगे, ये फिर होगा। ये पेट्रोल की शॉर्टेज आज पहली दफा नहीं हुई, ये पिछले दौर में भी होती रही। और पिछले दौर में जब कीमतें बढ़ती नहीं है, एक दिन पहले वो पेट्रोल बेचना बंद कर देते हैं। जिस पेट्रोल पंप पे जाते थे कहते जी नहीं है, क्योंकि उनको पता था रात कीमत बढ़ेगी। अगले दिन सुबह ही पेट्रोल आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो चीज ये है कि हमें सबको पता है कि हम क्या है, हमारा नेशनल कैरेक्टर क्या है। हम तो रमजान में नहीं बख्शते भाई, जब शैतान बंद हो जाते हैं रब्बुल आलमीन से आपने माथे रगड़ रगड़ के माफी मांगनी है, उस दिन भी नहीं छोड़ते हो। हम तो उस वक्त भी कपड़े उतारते हैं, लोगों की खाल खींचते हैं। तो कहीं अपने किरदार को भी दुरुस्त करने की तरफ बात करें ना कोई, उनको भी तो जलीलो खार करें, शर्मिंदा करें, जो हम लोगों को लूटते रहते हैं दिन रात। ये कह देने से कि जनाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है, लेकिन नेशनल कैरेक्टर तब नहीं बदलेगा जब तक कि ये इंसानियत जो है वो इसी तरह सड़कों पे रुलती रहेगी। लोग हमारी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जनरल साहब के, चूंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तब भी आवाम जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। पेट्रोल सस्ता हो जाए हमारे मुल्क में तब भी आवाम को दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती। बेचारे मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले अपने रिक्शे ले लेके जा रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा था। वही पेट्रोल के जो कि उनके लिए सस्ता किया जाता है और वहां पर माफिया जो है वो पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन वहां पर जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है कि हुकूमत ने किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अब खित्ते के अमूर का जायजा लेते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करते हैं क्योंकि LOC पर सूरत हाल खासी हद तक कशीदा दिखाई दे रही है गुज़श्ता एक हफ्ते से। और इस पर DGISPR की जानिब से आज एक बयान भी सामने आया है। क्या रहे हैं DGISPR, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। लेट्स नॉट प्ले विद फायर हियर।
DGISPR का बयान, उनकी वजाहत, उनका रद्द-ए-अमल, उनका रिएक्शन इस बात की अक्कासी कर रहा है कि सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है और भारत जो है वो किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर की कोशिश में मसरूफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और ये बात सिर्फ LOC तक की महदूद नहीं है, कश्मीर में भी निहत्ते मजलूम कश्मीरों पर जिस तरह की जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है वो भी इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, जिसकी तर्जुमानी ये हालात कर रहे हैं, जो DGISPR का रिएक्शन है, क्या हम कह सकते हैं कि भारत खित्ते में हालात जो है वो जंग की तरफ लेकर जा रहा है, हालात आने वाले दिनों में जंग की तरफ जा रहे हैं? इफ्तिखार अहमद साहब, क्या ओपिनियन है आपकी क्या राय है इस मामले पर कि भारत जो है वो हालात को जंग की तरफ लेकर जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस मामले को तस्लीम करता हूँ कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बात जब उन्होंने एनेक्स किया था कश्मीर को, उसका जो डिबेट शुरू हुई थी, हमने तो उस वक्त भी महसूस किया था कि भारत इससे बढ़कर हमला करेगा और मेरा ये खदशा है कि वो AJK पर पहला उसका वार होगा और फिर वो इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ आएगा, क्योंकि AJK पर उसका हमला आसान है और उस पर इंटरनेशनल जो पोजीशन होगी उसकी वो कुछ और होगी, और इंटरनेशनल बाउंड्री पर अगर हमला वो करता है तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी और हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी कि अगर AJK पर हमला होता है तो हम क्या पोजीशन लेते हैं और क्या कर सकते हैं और हम कितने अपने वसाइल को उस सारे मामले में मुकाबले में लाके खड़ा कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मैं इस पे और तो कुछ नहीं कह सकता। आई एक्सपेक्ट इंडिया टू अटैक AJK इन कमिंग डेज। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, यू कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। अमीर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? मेरा ख्याल है शायद जंग की तरफ तो नहीं, क्योंकि आप पिछले 7 साल से देख लें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे जितनी दफ़ा अनप्रोवोक्ड शेलिंग या जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की है इंडिया ने, वो बड़ी ख़तरनाक फिगर है। वो नंबर्स में भी और कैजुअलिटीज़ में भी, और जो पाकिस्तानी यानी हमारी तरफ से जो पाकिस्तानी कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं, ख़तरनाक और तशवीशनाक फिगर है। तो जब भी ये सूरत हाल होती है हमें ये सवाल उठाना पड़ता है कि कहीं हालात जंग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आपको पिछले 5 साल में याद होगा PMLN के तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, और उस वक्त भी जब अचानक कोई बड़ी कार्रवाई होती थी भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, तो यही सवाल होता था कि कहीं हालात जंग की तरफ तो नहीं जा रहे। मेरा नहीं ख्याल कि हालात जंग की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो यूनाइटेड नेशंस के जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनको लेकर जाए और दिखाए जो हमारी साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, और ISPR और आर्मी की तरफ से कई दफ़ा उन लोगों को ले जाके, और जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के हैं उनको भी लेकर जाके दिखाया गया है। और वहाँ जो ज़ख्मी हैं, जो मवेशियों को नुकसान पहुँचा है, जो घरों को नुकसान पहुँचता है, ये सब कुछ इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को पाकिस्तान दिखाता रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से ये हौसला, ये जुर्रत कभी नहीं होती, क्योंकि वो भी तो दिखाए ना कि पाकिस्तान की तरफ से उनकी तरफ कभी ऐसा हुआ। अच्छा, अब ये बड़ी इस वक्त तशवीशनाक और सूरत हाल इस तरह से है कि उस तरफ जो बचते हैं मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो कश्मीरी हैं, वो हमारे अपने हैं, हम उनको नहीं मार सकते। हमारी फौज की एक मजबूरी है, एक माजूरी है। हम अगर बदला लेना भी चाहें तो हम उस तरह से अनप्रोवोक्ड शेलिंग नहीं कर सकते हैं, हम गोलियों की बौछार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उधर जो मरेगा वो हमारा है। लेकिन भारतीय फौज जो है उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो अगर मकबूजा आजाद कश्मीर में या वर्किंग बाउंड्री के इलाके में अगर फायरिंग करेंगे तो वो किसको मार रहे हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कौम को अपना दुश्मन समझते हैं। लिहाजा उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो गोलियों की बौछार कर रहे हैं तो करते रहे, 20 दर्जनों लोग मर जाएं तो मरते रहे। हम हैंडीकैप्ड हैं, हम नहीं मार सकते इस तरह से। लिहाजा ये तो एक लॉजिकल पॉइंट है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। हाँ, पाकिस्तान जब भी जवाब देता है तो वो उनकी चेक पोस्ट्स को, उनके फौजियों को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसको अटैक करता है। लेकिन हम सिविलियंस को अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको मारेंगे तो वो हमारे लोग हैं। तो ये सूरत हाल उठानी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ ट्वीट्स के जरिए से इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि शायद ये जो ट्विप्लोमेसी है ना, ये जो डिप्लोमेसी की अब नई टर्म आ चुकी है, ट्विप्लोमेसी, ट्विटर के जरिए से, शायद ये इफेक्टिव होगी। ये इफेक्टिव नहीं होगी। आपको एक्सपोज करना होगा और फैक्ट्स के साथ पूरी दुनिया को जाके बताना होगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और वहां से किस तरह शेलिंग होती है, क्यों होती है। और अच्छा, एक हॉटलाइन भी एस्टैब्लिश है दोनों तरफ से। सही।
उस हॉटलाइन का भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होता होगा और पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता होगा हमेशा वहां पे, उनको उनकी तरफ रजिस्टर करता होगा कि उधर से कुछ कार्रवाई हो रही है। तो ये चीजें दुनिया को बताने की जरूरत है, प्रेशर डाल के भारत को एक्सपोज करने की जरूरत है। लेकिन भारत एक सॉवरेन स्टेट है, हमसे 3 गुना मईशत और दिफा के लिहाज से वो ताकतवर मुल्क है। जंग नहीं हो सकती है इस मामले के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान को जाहिर बात है एक आजाद, खुद मुख्तार और खुददार रियासत की तरह जवाब देना होगा। जनरल साहब, क्या है पसे पर्दा हकायक? LOC की सूरत हाल वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये जंग की तरफ यूं कह लीजिए कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कश्मीर में, आजाद कश्मीर में या नॉर्दर्न एरियाज में कोई बड़ा एक्शन करेगा। और उसकी वजूहात है, एक तो ये कि जो चाइना का इस वक्त इशू उनके साथ हुआ है उस पे इनको शदीद प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल उनके यानी इंडिया के बस में नहीं है। नजर उम्मी साहब, आपको लगता है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जंग की तरफ तो मेरा नहीं ख्याल के जाएंगे। इंडिया भी कोई फुल स्केल जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि वहां पर जिस तरह के इस वक्त हालात हैं इंडिया में, चाहे वो माशी जबूहाली हो या ये कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन उसके जो असरात हों, और मोदी का एक दूसरा टर्म में जो किए गए, जो उन्होंने वादे लोगों से किए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाए। इसलिए उनको किसी भी एक मुतलक ननान हुक्मरान की तरह एक डाइवर्जन की जरूरत है ताकि पब्लिक को किसी दूसरी तरफ लगाया जाए। ये एक ऐसा खेल है जो वो पहले खेल चुके हैं। ये पुलवामा वगैरह का जो हुआ था मामला, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उसको फ्रेम किया और अपने मुल्क में बताया तो, और उसे इलेक्शन जीत गए, तो उनकी अभी भी यही हथकंडा है कि किसी तरह इस टेंशन को ऊपर रखा जाए और ताकि लोग वो भूल जाएं कि वो लोगों की माशी सिचुएशन क्या है। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में इस वक्त इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया हुआ है। अगर आप वहाँ की न्यूज को फॉलो करें तो इस वक्त वहाँ पर सख्त किस्म का एक माशी तनज़ुली है। ग्रोथ रेट का जो वादा था मोदी की, जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ लोगों में, ख़ुसूसन मिडिल क्लासेस में जिन्होंने उसको वोट दिया था, वो मायूस होते जा रहे हैं। और साथ में ये दंगा फसाद और ये सारा जो वहाँ पे अक़लियतों के साथ जो सलूक है, वहाँ पे एक सख्त किस्म की टेंशन भी है, माशी के अलावा समाजी टेंशन भी है। तो उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपना जो पड़ोसी जिसको आप दुश्मन बनाकर पेश करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई जो है वो लोगों की तवज्जो वहाँ पर मरकूज रखी जाए। और यही इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी मतानत और संजीदगी से इस पूरी चीज को देखना पड़ेगा, जो कि अभी हमारी पॉलिसी भी है, बड़ी मेजर्ड पॉलिसी है ताकि ये सिचुएशन बाहर ना निकले। लेकिन जाहिर बात है हम कश्मीर का जो मसला है उसको छोड़ तो नहीं सकते, अबैंडन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारा रिश्ता है कश्मीरियों के साथ तारीखी भी, और उसको हम उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा। और वो चीज मतलब हालात आपको कशीदा दिखाई दे रहे हैं लेकिन जंग की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जनरल साहब इज अगेन विद अस। जनरल साहब काइंडली कंटिन्यू विद योर कमेंट्स। देखिए, बात ये है, मोदी के पास अपनी कौम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल जो रोमी बात कर रहे थे वो भी दुरुस्त है कि वहां पे जॉबलेसनेस बहुत है, इकॉनमी खराब है। इसी तरह कश्मीर में पॉलिसी नाकाम हो गई है, अफगानिस्तान में पॉलिसी नाकाम हो गई है, फिर कहाँ जाएं? अभी उनका अभी चाइना ने मसला खड़ा कर दिया है, खामोशी है, मौत का सकूत है, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। उनके आर्मी चीफ वगैरह रोज बयान दिया करते थे, अब चुप हैं सारे। ये वो चीज है जो चैलेंज हो रही है वहां पे, और मोदी ने अपना पॉलिटिकल पोजीशन बचाने के लिए कुछ करना है। इंडिया में साइकी ये है कि आप उनके ऊपर जहन्नम उनके ऊपर तोड़ दें, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई थोड़ी सी भी चीज आप कर लें, कामयाबी हो जाए उसमें, तो वो अपने सारे दुख भूल के इसकी खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं। मोदी जो है उसने उनकी बेवकूफ अकल, उनकी जो बेवकूफ बनाने का जो जरिया उसके पास है वो उसमें महारत हासिल कर चुका है, और एंटी पाकिस्तान वो काम कोई भी करेगा उसको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, उसके लोग उसके साथ हो जाएंगे। युवा का और मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का खेल है। अब आप देखिए कि उसमें वो क्यों करेगा। पहली बात यह कि पुलवामा का अगर आपके साथ देखें तो पुलवामा में उसने जो बालाकोट की तरफ गया, ये 1971 के बाद पहली दफा हमारी सरहदें किसी ने अबूर की और पूरी दुनिया को उसको हमायत हासिल थी। किसी ने दुनिया में उसकी
कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि पॉम्पियो और दूसरे मुल्कों ने कहा जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। तो ये वो सिनारियो है जहां पे वो फिर अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया करे और उसके बाद वो चढ़ाई करे कि जी हम इनके दहशतगर्दी के कैंप उड़ाने हैं, तो वो हम उसके लिए बिल्कुल, और दुनिया कहेगी जी आप करें, क्योंकि हमने तो दुनिया के सामने ये जाके चीज ही बोला। हमें चाहिए था कि जब अमेरिका गया प्राइम मिनिस्टर पॉम्पियो से पूछता कि आपको क्या सबूत दिखाया था कि आपने कहा इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, क्या चीज थी जो आपने देखी? हमें तो इंडिया ने ये सबूत दिया है जो अखबारों के तराशे हैं। फिर फ्रांस से बात होती है, उन मुल्कों से बात करनी चाहिए थी, उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था कि जनाब आपने उसकी लेजिटिमेसी बना दी, क्यों? ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, ये नहीं किया हमने। नतीजा ये कि वो इशू वहां मौजूद है। अब चीज ये वो कर क्या रहे हैं, उनके चीफ ने कहना शुरू किया कि जनाब 14 लॉन्चिंग पैड हैं पाकिस्तान की साइड से, वो हमने डिस्ट्रॉय करने हैं। जब भी वो LOC के ऊपर फायरिंग करते हैं, बहुत हैवी वेपन से गोलाबारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने लॉन्चिंग पैड एंगेज किए। लॉन्चिंग पैड तो है कोई नहीं, हम तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन देखे, लेकिन ये उनका बहाना, दिस इज हाउ दे आर बिल्डिंग द नैरेटिव। दूसरा उन्होंने ये काम किया कि अभी चंद दिन पहले एक कार उड़ा दी, कहा जिसमें एक्सप्लोसिव लगे हुए थे, टेररिज्म इधर करवाया जा रहा है। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि वो अटैक के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, 2 क्वाडकॉप्टर हमने उनके गिराए हैं। वो आपके डिफेंसेस में वीकनेस ढूंढ रहे थे कि इनके पूरे डिफेंसेस की तस्वीरें ली जाए और पता किया जाए कि जनाब कहां पे हैं इनके, कोई डिफेंसेस में वीकनेस है तो उसको पकड़ा जाए। और आखिरी काम उन्होंने ये किया कि आपके एम्बेसी के स्टाफर्स को निकाल के बाहर निकले, दे आर जस्ट क्रिएटिंग द हीट। अभी उन्होंने आज आपके जो चार्ज अफेयर है वहां पे, उसको उनकी इंटेलिजेंस ने रोका है, सड़कों पे उसको जलील किया है। तो दे आर बिल्डिंग अप कि एक ऐसी सिचुएशन, एक माहौल बना दिया जाए जहां वो कुछ करें और जस्टिफाइड हो। 2 आदमी जो उन्होंने निकाले, उन्होंने कहा जी ये जासूसी कर रहे थे, ये एस्पिरेट कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये माहौल बनाया जा रहा है कि उसको लिंक करेंगे किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म के साथ। ठीक है, पर्सपेक्टिव दुरुस्त रखें, समझें, आप तैयार रहें, कुछ ना कुछ वो करेंगे। और जब तक हमारी हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाके चैलेंज नहीं करेगी कि जी क्या वजह थी आपने उनको लेजिटिमेसी दी, ये काम रुकेगा नहीं। ये होते रहेंगे इसलिए कि इंटरनेशनल हमारे तो उसको पूरी तरह हासिल है। हम कहते हैं जी हम बेगुनाह, हमने कोई टेररिज्म नहीं कराया, तो भाई फिर जाकर मुल्कों को बताओ ना जो उनको कहते हैं कि यू रिटेन द राइट टू अटैक पाकिस्तान। यहाँ पे सवाल ट्वीट के और है ही कुछ नहीं, आप ट्विटर के साथ लग गए हैं, बयानबाजी के अलावा आपके पास है कुछ नहीं। भाई असल सफारतकारी किधर है? ये वो चीज है जो करने की है। सही, यही वो हालात है कि पाकिस्तान को बेहतरीन सफारतकारी दिखाना होगी, ट्विटर का महाज छोड़कर जो एक्चुअल महाज है। भाई होगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जरूर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे भी हासिल है, वो करेंगे आपको, और करना चाहिए उनको जब उनको सब कुछ उनके पास है। आप बैठे रहे आपके हाथ करके। बहुत जबरदस्त एनालिसिस जनरल साहब ने दिया है जिसपे। सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल ज़रियाब, आप ये देखें कि मोदी जो है वो इंडिया में जो वादे करके आया था इलेक्शन के अंदर, वो कोई भी चीज़ों को पूरा नहीं कर सका। तो जिस तरह जनरल साहब ने बिल्कुल सही बात की कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स दे के वो लोगों को फिर अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो कर लेता है। और ये एक जंगी जुनूनी है मोदी जो है, और ये एक पागल दिमाग आदमी है जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब उसने क्या करना है। जो इस वक्त उसके मुआशी हालात हैं इंडिया के, या इस वक्त जो कोरोना की वजह से मुसीबत आई हुई है, लेकिन उसको सिर्फ पाकिस्तान नज़र आ रहा है, और वो यही कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग एक्शन करने के उस तगोदों में इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। उन्होंने एक दफ़ा रात के अंधेरे में आए और बालाकोट में जो है वो अपना लोड ड्रॉप करके चले गए। उसके बाद जब वो पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में उनको जवाब दिया है, तो उनको वाकई जो हमारे साबिक DG ISPR थे आसिफ गफूर साहब, उनके मुताबिक पूरा उनको सरप्राइज दिया गया, और उस सरप्राइज की वजह से आज तक वो चकराए हुए हैं। वो कैटकॉप्टर्स अपने इसलिए भेजते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज कितनी चौकस है इस वक्त कोविड और इन चीज़ों से लड़ने के बावजूद। पाकिस्तान में हमारी फ़ौज जो है वो कोविड से भी लड़ रही है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है इस वक्त लोकस्ट के साथ भी मुकाबला कर रही है, लेकिन वो अपनी सरहदों पर भी चौकन्ना है। और इसकी मिसाल आपने यही देखी कि पिछले दिनों जो उन्होंने दरानंदाजी करने की कोशिश की, उसमें भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो उसका शौक तो है जंग करने का, लेकिन वो जंग नहीं कर सकता। अपने जंग इस वक्त बिल्कुल नहीं मोदी कर सकता, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया बिल्कुल डाउन जा रहा है। और जो चाइना ने इस वक्त उनको जवाब दिया है, तो वो बिल्कुल बौखलाए फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें इस वक्त सफारती ताल्लुकात या सफारती उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब चाइना का मसला आया तो क्या चाइना अमेरिका के पास गया? क्या चाइना ने अपनी कोई सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल किए? क्या वो दुनिया के सामने जाके रोया कि हमारे साथ
साथ ये मसले हो रहे हैं, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ऐसा जवाब दिया कि इंडिया को जो है जमीन चाटने के ऊपर उन्होंने मजबूर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जंग के हालात बिल्कुल नहीं बनते। इफ्तिखार साहब कुछ कहना? जैन साहब मैं आती हूँ, आपकी तरफ भी आती हूँ, मैं अगला सवाल शामिल नहीं करूंगी, इसी पर आपको दोनों का एनालिसिस कंप्लीट करूंगी। इफ्तिखार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा एनालिसिस किया जनरल साहब ने और सब दोस्तों ने। अब ये वक्त फिर है कि इमरान खान साहब, यू आर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बराए मेहरबानी मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा को कायम करें कि सारी कौम इकट्ठी हो जाए, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान बड़ी शरारत से बाज नहीं आएगा और वो वक्त नहीं होगा फिर प्राइम मिनिस्टर का लोगों के पास जाने का। ये वक्त है बैठ जाएं और जनरल साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है उसको गौर करें और उसके बारे में एक जॉइंट एक ऐसा कमिटमेंट करें विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान जिससे अवाम को हौसला हो। इस मामले में कम से कम ये सारे इकट्ठे हैं। अवाम को हौसला देने और अवाम को एतमाद में लेने की जरूरत है। जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं मुख्तसर ये बात करना चाह रहा था कि पुलवामा के वाक़े के दो हिस्से थे। एक कि वो उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी वायलेट की, जो कि एक डिप्लोमेटिक इशू था। ये तो अलग बात है कि हमारे 300 लोग मारे नहीं गए कि वहां था कुछ नहीं, लेकिन अगर होते कुछ मारे जाते तो फिर इससे बड़ा वाक़या कोई और होता। अब दूसरी तरफ ये है कि आपने मिलिट्री रिस्पॉन्स दी, मिलिट्री रिस्पॉन्स आपकी ठीक हुई, अभिनंदन आ गया, आपने उसमें छलांगे मारनी शुरू कर दी, लेकिन जो सॉवरेनिटी का इशू था उसको एड्रेस नहीं किया किसी ने। एक्चुअल वो है चीज जो आपकी बहुत सेंसिटिव थी कि 1971 के बाद पहली दफा आपकी सरहदें कोई क्रॉस कर रहा है और आप उसका रोना दुनिया के सामने नहीं लेके जा रहे। वो चीज है जो आज उसको इजाजत है, आपको नहीं। ये न्यू नॉर्मल है जो उसने अपने लिए अचीव किया कि वो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट करने का राइट रखता है। क्यों? कि जब वो आपके ऊपर इल्जाम आयद करेगा कि आपने ये काम किया, यहाँ पे टेररिज्म कराया, दुनिया फौरन तस्लीम कर लेगी और उसके पास हक हासिल है कि वो जाके चढ़ाई करे। ये वो चीज है जो आपने खत्म करानी कि न्यू नॉर्मल ना बने, लेकिन आपने वो नहीं कराया। लिहाजा आप रोजाना रोते रहे कि जी फॉल्स फ्लैग होगा, फॉल्स फ्लैग भाई होगा, क्यों ना हो। जो उसके अवामिल है वो तो आपने एड्रेस नहीं किए। तो ये वो चीज है जहां फंसे हुए। सही। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये वक्त अब हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है, जैसे कि तमाम तज्ज़ियाकारों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया अपने अपने नजरियात के साथ कि ट्विटर पैगामात और ट्विटर महाज जो है अब आप वो छोड़ दें। बेहतर ये होगा कि या तो सफारती ताल्लुकात मजीद बेहतर से बेहतर और मौसर तरीके से इस्तेमाल किए जाए। दूसरा ये कि अब अमली तौर पर भी पाकिस्तान को अपना स्टांस क्लियर करना है, पाकिस्तान को कुछ करके दिखाना है और आवाम को एतमाद में लेना है कुछ भी करने की सूरत में। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।